Assalamu alaikum and a very good morning to all of you out there. I welcome you all again to the session. अभी तक जो हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं वो है ह्यूमन आई एंड लाइट, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या ह्यूमन आई हम एक्सक्लूसिवली बोर्ड कंटेंट के हिसाब से ही कवर कर रहे हैं. कुछ भी एडिशनल टॉपिक्स इसमें ऐड नहीं हो रहे हैं. जो भी एडिशनल टॉपिक्स है वो जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए अलग सीरीज है जिसमें एडिशनल टॉपिक्स कवर किए गए हैं. तो यहाँ एक्सक्लूसिवली इट्स फॉर बोर्ड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस. तो यहाँ हम ये कुछ ओवरव्यू देंगे. आप इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है. सबसे पहला पार्ट है जहां हम थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में समझते हैं और वोल्टेज और करंट के बारे में समझते हैं. मतलब आपकी बुक में ओम्स लॉ से पहले वाला जो टॉपिक है उसमें आपको डिटेल्स दिए गए हैं चार्ज से रिलेटेड, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड और दूसरा करंट से रिलेटेड. इन 3 को डिस्कस करने के बाद आपने करंट का डायरेक्शन वगैरह फिक्स करना है. कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, एंड उसके बाद हम आएंगे मेन टॉपिक पे जो कि है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ में उसका डेरिवेशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी से अलग कैसे है, उनके ऊपर क्वेश्चंस और अलग अलग रेजिस्टर्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस में हमें यहाँ इस सेक्शन में कंप्लीट करेंगे. देन लास्ट सेक्शन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जहाँ पे हम हीट से रिलेटेड इक्वेशंस और पावर से रिलेटेड इक्वेशंस को देखेंगे और साथ ही में एनर्जी के कमर्शियल यूनिट को भी डिस्कस करेंगे. तो ये जो चैप्टर होगा हमारा मेन 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. पहला ओम्स लॉ से पहले वाला टॉपिक, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही छोटा टॉपिक जिसमें आप चार्ज, वोल्टेज और करंट के बारे में पढ़ोगे, जनरली क्या होता है, और उसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल्स. दूसरा टॉपिक ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस से रिलेटेड है. उसमें आप क्वेश्चन, सीरीज रेजिस्टर्स, पैरेलल रेजिस्टर्स, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस का डिफरेंस, ये सारा पोर्शन सेकेंड पार्ट में. थर्ड पार्ट पावर, हीट एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यहाँ इस थर्ड पार्ट में हम करेंगे. तो आज का जो हमारा बेसिक्स होगा हम पार्ट 1 को कवर करेंगे जिसमें चार्ज, आप करंट और वोल्टेज को डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, शुरू करते हैं इसको. तो सबसे पहले चार्ज हम किसे कहते हैं? तो बेसिकली द डेफिनेशन सेज चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन इन प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर विद चार्ज. आपने क्लास 8 में भी देखा था जब हम स्टैटिक चार्जेस पढ़ रहे थे कि अगर आप एक मटेरियल को जो कि चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है उसको दूसरे मटेरियल के आसपास, उसकी विसिनिटी में रखते हैं तो या तो वो उस मटेरियल को अट्रैक्ट करता है या तो वो उसको रिपेल करता है. And that fundamental property of matter is charge basically. अब जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम रुकी हुई चार्ज नहीं पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली फ्लोइंग चार्ज विथ टाइम. तो यहाँ हम स्टैटिक के बारे में नहीं पढ़ रहे होंगे, हम फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ रहे होंगे. एंड नाउ वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तभी करंट बनता है. यहाँ से एक छोटा सा कॉन्ट्रोवर्सी जो कि आपको ध्यान में रखना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इज डायरेक्शन ऑफ करंट. उसके ऊपर पे भी मैं आऊंगी. पहले हम देख लेते हैं इस चार्ज को हम कैसे डिस्कस करेंगे. तो अगर मैं बेसिक्स से शुरू करूं बेटा, तो जो हमारा चार्ज है इसको हम डिनोट करते हैं लेटर Q से. और ये हमारा बेसिक इक्वेशन है चार्ज का. अब ये इक्वेशन आया कहाँ से? मैं 3 इक्वेशंस लिखूंगी इस फर्स्ट पार्ट में. अगर आपको इक्वेशन पता है आप उसी इक्वेशन से अपना स्टेटमेंट प्रिसाइजली बता सकते हो. फर्स्ट जो मैंने इक्वेशन लिखा विच इज Q इज इक्वल टू N इंटू E, बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. हम कहते हैं चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज अगर आपको किसी लेंथ में देखना है तो आप उसके जितने भी सबस्टिट्यूएंट चार्जेस है, छोटे छोटे चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स है, उनको जब आप ऐड करते हैं, उनका समेशन करते हैं तो आपको टोटल चार्ज मिलती है. तो Q
total charge is number of electrons or charges inside that conductor. तो Q is equal to N into E, जहाँ पे N represent करता है नंबर को, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक साथ आपने उनको मिला लिया तो आपने बनाया चार्ज कूलम। अब आपका एक बेसिक सवाल ये होना चाहिए कि मैम हमें इलेक्ट्रॉन पता था, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता था जो कि था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो हमने इलेक्ट्रॉन को ही, इस चार्ज को एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्यों नहीं बना लिया? हमें एसआई यूनिट बनाने की जरूरत 1 कूलम को या फिर कूलम को क्या पड़ी है? तो आप ये अंडरस्टैंड करिए, जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही छोटा, निहायत ही छोटा पार्टिकल है, और जब आप ये फिगर आउट करें कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब आपको रियलाइज होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसा यूनिट बना लेते तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल या कमर्शियली इसको इस्तेमाल कर रहे होते तब वो कितना हेक्टिक नंबर बन जाता। तो आप मेरे साथ यहाँ सबसे पहला डेरिवेशन करेंगे, हम ये फिगर आउट करेंगे कि ये जो चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, इसमें आखिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी फॉर्मूला से हम ये फिगर आउट करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की चार्ज पता है। ठीक है, तो Q is equal to N into E. Now I want to know कितना इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में है, तो चार्ज 1 कूलम रख देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई हैव टू फिगर आउट, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब ये नंबर निकालने के लिए आप इस पूरे क्वांटिटी को यहाँ जाके डिवाइड कर लेंगे और सिंपल मैथ से इसको कैलकुलेट करेंगे। अब 10 की पावर 19 आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 की पावर 19 अपॉन 1.6 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। आप इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 20 कर सकते हैं, तो 10 की पावर 20 अपॉन 16 इज n। अब 10 की पावर 20 को डिवाइड ना करके लेट्स प्ले स्मार्ट, अगर मैं 10 की पावर 20 को 10 की पावर 2 और 10 की पावर 18 लिखूं तब भी तो 10 की पावर 20 हुआ, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, और यहाँ मैं लिख सकती हूँ 100 अपॉन 16 इंटू 10⁻18। अब इन दोनों को डिवाइड करें अगर तो 28250 4 25 अपॉन 4 ये हो गया 6.25 इंटू 10⁻18। तो मुझे ये नंबर मिला है जो कि है कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। आप इसको प्रैक्टिकली समझिए, शायद ये नंबर कंडेंस्ड फॉर्म में है तो हमें इतना बड़ा नहीं दिख रहा, एक्चुअल में दिस नंबर इज 625 इंटू 10⁻16, मतलब 6। Let me just clear the board and show you the actual variation जो हम देख पा रहे हैं कि एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, तो 1 कूलम हैज 625 into 10⁻16 electrons, which is 625 and then 16 zeros. This is the number that we are talking about. कि भाई एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ इमेजिन अगर हमने इलेक्ट्रॉन की चार्ज को ले लिया होता एसआई यूनिट में तो कितनी हेक्टिक कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ती। दैट इज व्हाई कूलम केम अप विद अ प्लान कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप मिलाइए और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम जो चार्ज लिखेंगे वो होगा 1 कूलम। नाउ यू रिमेंबर दिस नंबर, 1 कूलम इज ऑलवेज इक्वल टू 6.25 into 10⁻18
इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बना रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चंस में कभी कभी हो सकता है आपको चार्ज की वैल्यू ना दे रखी हो और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा हो, तब आप वही Q इज इक्वल टू N टाइम्स E यूज करके आप सॉल्व करेंगे। ये था पहला जो कि था चार्ज से रिलेटेड। दूसरी जो विजुअलाइजेशन, दूसरी जो चीज हम सीखेंगे वो है आपकी करंट से रिलेटेड। अब इमेजिन करिए एक सर्किट है और नाउ वी नो चार्ज का फ्लो करना। देखिए, एक बात है जो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, विच इज जब बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज डिस्कस कर रहे थे, चार्ज स्टडी कर रहे थे, तब वहां केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, जो कि बाद में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। तो ये आइडियोलॉजी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन के चलने से, कि इलेक्ट्रॉन के चलने को करंट कहते हैं। हम बेसिकली चार्ज पे ही डिस्कस कर रहे थे करंट को, कि जब चार्ज चलेगी तब करंट रिलीज होगा। तो यहाँ से जब हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमें करंट का डायरेक्शन फिगर आउट करना होगा, तो जब भी आप एक सर्किट बनाओगे, मान लीजिए आपने ये पॉजिटिव टर्मिनल जो कि बैटरी का थोड़ा बड़ा वाला एंड होता है और ये छोटा वाला एंड है, तो हम हमेशा करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो और हमेशा ये आप कन्वेंशनल करंट को ही फॉलो करोगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। लॉजिक बिहाइंड दिस इज वी नेवर न्यू कन्वेंशनली, जब ये डिस्कवर हो रहा था कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, हमें पता था चार्ज चल रहा है। और पॉजिटिव टर्मिनल लेने का ये फंडा था, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेटेड है और नेगेटिव मतलब वहां पे कम चार्ज है, तो चार्ज ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जा रही है। अब बात है पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल व्हाट इज वोल्टेज और व्हाट वी कॉल इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरी बात समझिए आप, अब यहाँ से जब चार्ज निकलेगी, मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलेगी, अब ये सर्किट पहले तो हम कंप्लीट कर लें और एक रेजिस्टर लगा लें आप इस सर्किट में। सर्किट को आप जो है यहाँ पे स्विच्ड ऑन रखें। ये हमारा एक सर्किट है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं वोल्टेज डिफाइन करना चाह रही हूँ, व्हाट वोल्टेज इज। मैं एक इक्वेशन यहाँ लिखूंगी, उसी इक्वेशन से ही हम फिगर आउट करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस और इन जनरल टर्म्स व्हाट वी कॉल एज वोल्टेज। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चार्ज इस सर्किट में चल रही है, किसी भी सर्किट में चल रही है, अभी सिंपलर वर्ड्स के लिए हमने ये सर्किट लिया है, और ये जो चार्ज चल रही है पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है, खुद अपने आप तो नहीं चलेगी। ये बैटरी कुछ तो वर्क कर रही होगी इस चार्ज पे, ताकि ये चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जाए। तो इस बैटरी ने जितना भी वर्क इस चार्ज पे किया है, चार्ज बेसिकली इज व्हाट ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी नो, उस टाइम पे तो चार्ज हम ऐसा ले रहे थे कि हाँ हायर क्वांटिटी में जो आपको चार्ज मिल रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हुई चार्ज खुद ब खुद आगे नहीं बढ़ रही है, बैटरी उसको पीछे धक्का दे रही है। बैटरी इज डूइंग work on that charge. So the work done on that charge to bring it from one terminal to other terminal of the battery, या फिर infinity से किसी भी point तक जब आप उसको लेके जाते हैं, that is called as potential या फिर potential difference। ठीक है, तो आप इस statement को, इस equation को statement form में कभी भी convert कर सकते हैं। Equation is potential या फिर voltage is the work done on charge Q in order to bring it from one terminal of the battery to the other terminal of the battery। अब जैसे कि हम समझते थे कि जो चार्ज है उसको हम डिनोट करते हैं लेटर Q से, या फिर आप इसको Q से डिनोट कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे, और इसका जो SI यूनिट है वो कूलम होता है, और जो वोल्टेज है उसको हम डिनोट करते हैं V से, और इसका SI यूनिट वोल्ट होता है। ऑल्टरनेट यूनिट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज W/Q होता है और वर्क डन जूल्स में होता है, चार्ज कूलम में होता है, तो वोल्टेज को आप जूल अपॉन कूलम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट।
नाउ जब हम कभी भी फिजिक्स में जब हम यूज करते हैं वर्ड रेट, हमारा कहने का मतलब होता है कि टाइम के साथ किस तरह चेंज हो रहा है। द वर्ड रेट इन इटसेल्फ मींस डिवाइडेड बाय टाइम। आपको याद होगा जब अपनी क्लास 9th में मोशन या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे, तो हम कहते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब जाके वो डिफरेंट क्वांटिटी यानी कि वेलोसिटी बनती थी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तब वो एक्सेलरेशन बनती थी, यानी कि हम बार बार टाइम से डिवाइड कर रहे थे। सो व्हेन एवर आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो, ऑलवेज यूज द वर्ड रेट इन इट। नाउ अगर मैं एक इक्वेशन यहाँ लिखूं और आपको मैं बताऊं कि इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे? माई इक्वेशन इज करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, तो अब ये तो मैंने इक्वेशन लिखा है और आपसे सवाल पूछा है व्हाट इज करंट, डिफाइन एंड टेल मी इट्स SI यूनिट्स। तो पहला हमारा होना चाहिए कि रेट है, यानी कि आपने चार्ज को टाइम के साथ डिवाइड किया है, सो आई कैन राइट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करेक्ट? सो दैट इज करंट। तो बेसिकली प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखें, एक बैटरी सोर्स है और यहां से चार्ज फ्लो कर रही है, कितनी चार्ज को कितना टाइम लग रहा है फ्लो करने को, उसका मतलब करंट है। ऑल्टरनेट एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए मेरे पास है 50 कूलम चार्ज, लेकिन चलने में सिर्फ 2 सेकंड लगे, और वही अगर 50 कूलम चार्ज को 5 सेकंड लगेंगे तो ज्यादा लेट हुआ और ज्यादा स्लो हो जाएगी करंट। तो जितना कम टाइम लग रहा है उतना चार्ज जल्दी चल रही है, चार्ज जल्दी चल रही है तो करंट भी बढ़ रहा है। तो करंट टाइम जैसे जैसे आप कम करते जाओगे करंट ज्यादा होगा, फॉर द सेम चार्ज आई एम टॉकिंग अबाउट। और जैसे ही आप जो टाइम है उसको ज्यादा बढ़ा दोगे तो करंट कम हो जाएगा आपका उसी सेम चार्ज के लिए। तो I इज इक्वल टू Q बाई T। I सिंबल है करंट का और इसका SI यूनिट है एम्पेयर, और आप इसका ऑल्टरनेट यूनिट भी निकाल सकते हैं, चार्ज को कूलम से और टाइम को सेकंड से। तो आप करंट की जगह कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू, एक कंक्लूजन ले लेते हैं हम, जो कि हमने ओम्स लॉ से पहले वाली 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं। याद रखें अभी हम ओम्स लॉ पे नहीं पहुंचे हैं, ये वो इक्वेशंस है जो हम ओम्स लॉ से पहले पढ़ रहे हैं। 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी है। पहला है Q इज इक्वल टू N इंटू E। दूसरा है V इज इक्वल टू W अपॉन Q एंड करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है बेटा, अब ये चार्ज है, SI यूनिट इसका कूलम है, ये वोल्टेज है, SI यूनिट इसका वोल्ट है, ये करंट है I, SI यूनिट इसका एम्पेयर है। ऑल्टरनेट यूनिट इसका क्या हो जाएगा? जूल अपॉन कूलम, जूल पर कूलम, और इसका हो जाएगा कूलम अपॉन सेकेंड या कूलम पर सेकेंड। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक्सप्लेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, एक्सप्लेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट। तो जब भी आपको 1 डाल के वैल्यू आपको सॉल्व करने को दिया जाए, सो वट एवर इज देयर इन द फॉर्मूला आप उसको यूनिटी पुट करिए। सो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, हम जानते हैं अभी हमने निकाला था n कितने होंगे, जब 6.25 इंटू 10 रेज्ड पावर, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6.25 इंटू 10 रेज्ड पावर 18 होगा, तब हमारे सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रही होगी। ओके, बताइए 1 वोल्ट कब होगा? जब आप 1 कूलम चार्ज को, जब आप 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल का वर्क कर रहे होंगे, दैट इज 1 वोल्ट। बताइए 1 एम्पेयर कब होगा? जब आप 1 कूलम चार्ज को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड देंगे, तो जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज चल रही होगी तो 1 एम्पेयर होगा। कहने का मतलब जब भी आपको यूनिटी रखा जाए उसके फॉर्मूला में उन वैल्यूज को यूनिटी पुट करिए, आपको 1 एम्पेयर एंड 1 वोल्ट के आंसर्स आ जाएंगे। अब ये 3 इक्वेशंस है जो हमने अंडरस्टैंड करी हैं। एक और चीज जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ करंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और आप हमेशा उसको कंफ्यूज कर लेते हैं, तो इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड करें कैसे करना है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। डायरेक्शन ऑफ करंट 2 तरह की है। एक है हमारी कन्वेंशनल फ्लो,
जैसा कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने अप्रोच करा था, निकाला था इसको, उसके हिसाब से। तब इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फील्ड में थे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। और दूसरा, अब जब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट इज एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम हमेशा कन्वेंशनल फ्लो को ही लेंगे, क्योंकि वो जो सॉल्यूशंस हुए हैं, वो जो जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, थियोरीज हैं, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन कन्वेंशनल फ्लो। लेकिन दोनों को आप यूज भी करें तब भी ज्यादा कुछ फर्क पड़ना नहीं है। क्यों फर्क नहीं पड़ना है? लेट्स फिगर दैट आउट। मान लीजिए ये मेरा सर्किट है बेटा, एक रेजिस्टर लगा लेते हैं, एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं, स्विच बना लेते हैं और एक बैटरी बना लेते हैं ना। कन्वेंशनल फ्लो सेज अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लो, पॉजिटिव टर्मिनल से चलो और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाओ। तो आपने बैटरी का कौन सा टर्मिनल लिया है? पॉजिटिव, और ये है आपका करंट का डायरेक्शन, पॉजिटिव से ऐसा निकलता हुआ। एक मिनट के लिए हम इस तरफ, क्योंकि डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में। लेट्स अज्यूम दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई सा एक अज्यूम कर लीजिए। मान लेते हैं ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव अज्यूम करा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट निकल रही है। अब एक्चुअल फ्लो देखते हैं। इसी सर्किट में एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट एक्चुअल में छोटे वाले टर्मिनल से निकलेगा, है ना, क्योंकि असल में जब करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो यहां से करंट जो है निकल रही है हमारी, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है और इस डायरेक्शन में निकल रही है ना। अब आपने अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव इज आल्सो पॉजिटिव। आप इसको ऐसे समझे। या फिर मैम अगर हमने इसको नेगेटिव मान लिया, तो अगर हमने ये डायरेक्शन नेगेटिव मानी है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नेगेटिव, तो आप इसको फिर पॉजिटिव मानोगे, दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज आल्सो नेगेटिव। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। अगर आप इसको नेगेटिव मान रहे हो तब भी रिजल्टेंट नेगेटिव हुआ, और अगर आप इसको पॉजिटिव मान रहे हो तब भी रिजल्टेंट नेगेटिव हुआ। तो मैथमेटिकली इट इज अप्लाइंग। तो मैथमेटिकली आप कन्वेंशनल और एक्चुअल फ्लो में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं देखेंगे, और बाय कन्वीनियंस हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम हमेशा कन्वेंशनल फ्लो ही लेते हैं। कन्वेंशनल फ्लो से कहने का मतलब आप पॉजिटिव टर्मिनल लेते हो और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के फिर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर। ओके, अब एक बारी इसको पढ़ लेते हैं व्हाट्स इन द पीपीटी और एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे, which says electric potential is the amount of work done required on a unit positive charge to move it from one potential to another potential, as I already discussed, which is V is equal to W upon Q. Correct? आगे बढ़िए बेटा। देन हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स हैं, वन इज कंडक्टर एंड दो तरह के मटेरियल्स, एक कंडक्टर हुआ एक इंसुलेटर हुआ। वन मोर मटेरियल वी हैव इज सेमीकंडक्टर्स, जिनमें दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं। नाउ वी नो कंडक्टर्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, करंट को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स है जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, जिनको आप यूज कर सकते हैं एज कंडक्टर्स। एंड देन वी हैव इंसुलेटर्स, सिंपल, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। इट्स नॉट द एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉजेज इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअल में आखिरी शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे जो कि आगे बढ़ सकें, फ्लो कर सकें, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाते हैं मेक्स इट अ गुड कंडक्टर, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते मेक्स इट एन इंसुलेटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, इसीलिए गुड कंडक्टर्स नहीं है। एंड देन वी हैव तीसरा वाला कैटेगरी जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स के और कुछ प्रॉपर्टीज इंसुलेटर्स के हैं, नेम्ड एज सेमीकंडक्टर्स, जिसमें आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। ओके, सिंपल है ये। अब ये चीज मैंने आपको समझा दी है फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में। यहाँ एक मेन डायग्राम से इसको दिखाया गया है। हमने एक बैटरी सोर्स लिया है और दिस इज कन्वेंशनल फ्लो, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ।
ब्लू में जो दिखाया है विच इज कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, एंड नेगेटिव से निकलता हुआ इट इज एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट। मैथमेटिकली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एज कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आप डायरेक्शन ऑफ पोल और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों चेंज कर रहे हो, तो बेसिकली वो एक ही बात हो गई। ठीक है, तो आपको लेकिन यूज करना है क्वेश्चंस में कन्वेंशनल, दैट इज व्हाट इज बीइंग यूज्ड। तो आप जब भी क्वेश्चन करेंगे आप हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लेंगे, क्योंकि आपको कोई एक कन्वेंशन इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Then we have electric current that we already know is Q upon T, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूं कि आप कितने टाइम में कितनी चार्ज को फ्लो कराओगे, दैट इज करंट। से फॉर एग्जांपल इफ आई एम आस्किंग डिफाइन 5 एम्पेयर्स ऑफ करंट, तो बोलोगे मैम 5 कूलम चार्ज को चलाना है 1 सेकेंड में, तो 5 एम्पेयर हुआ। 1 एम्पेयर ऑफ करंट, 1 कूलम चार्ज को चलाना है 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, दैट इज 1 एम्पेयर ऑफ करंट। करंट का यूनिट है एम्पेयर, आप इसको कूलम अपॉन सेकेंड यानी कूलम पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं। और दो तरह की करंट्स होती है हमारे पास, जो कि आप सीनियर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डीसी डायरेक्ट करंट एंड एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट कभी भी अपना जो डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं करता और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। एसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50 हर्ट्ज पे फॉर इंडिया, एज पर इंडियन रूल्स हम 50 हर्ट्ज के ऊपर एसी करंट चलाते हैं, मतलब 50 हर्ट्ज करने के बाद उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। साइनोसाइडल वेव होती है, साइन वेव होती है। ठीक है, इस डिटेल में आपको नहीं जाना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। करंट दो टाइप की है, एसी एंड डीसी। एसी इज ऑल्टरनेटिंग करंट, जो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर सकती है और जिसका मैग्नीट्यूड ऑल्टर करता है, जो कि आपको मेन ग्रिड्स पावर स्टेशन से करंट मिलती है। एंड देन वी हैव डीसी, जो आपको बैटरी सोर्सेज से मिल रही है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ करंट और अपना डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करेगी। ओके, देन वी हैव कुछ क्वेश्चंस, एक दो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम एक साथ करेंगे। अभी वे गोइंग थ्रू थियोरी कि थियोरी को कैसे एक्सप्लेन करना है। वाइंड इट अप, 3 फॉर्मूलाज पढ़े सिंपल। पहला Q इज इक्वल टू NE, वहां से हमें पता चला कि एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इससे हमें पता चला कि अच्छा चार्ज को वर्क देना पड़ता है ताकि वो चार्ज एक टर्मिनल से, एक एरिया से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा सके। तीसरा I इज इक्वल टू Q बाई T, जब भी आप चार्ज को चलाओगे, चलाते टाइम लगेगा, कितना टाइम में कितनी चार्ज चल रही है, दैट इज करंट। ओके, इन्हीं 3 इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N निकालना है आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड है। To constitute 1 एम्पेयर ऑफ करंट, करंट 1 एम्पेयर है। ठीक है, आपको बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई T। I है 1, Q और T है 1, तो बेसिकली Q हो जाएगा 1 कूलम। तो आपसे सिंपली पूछा गया एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। अब 1 इज इक्वल टू Q की जगह N इंटू E लगा सकते हैं, फिर वही E की वैल्यू आप यहाँ डिवाइड करके कर सकते हैं, जैसा कि हमने इनिशियली किया, और 6.25 इंटू 10⁻18 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सिक्स इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, N दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 इंटू 10⁻17, क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया पर मिनट, टाइम दे रखा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। सब चीजों को हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, I देना है, I की हमें एक ही फॉर्मूला आती है, वो है I इज इक्वल टू Q बाई T। अभी एक ही आती है, जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे ना तब दूसरी वाली भी आ जाएगी, तो ये ओम्स लॉ से पहली वाली फॉर्मूला है। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I हमें निकालना है, Q तो दे नहीं रखा है, N दे रखा है, और हम जानते हैं Q और N की वाली फॉर्मूला विच इज Q इज इक्वल टू N इंटू E।
तो हमने Q की जगह N इंटू E कर दिया और T की जगह 60 कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये वैल्यूज डाल देते हैं। I इज इक्वल टू N की वैल्यू लिखेंगे 6 इंटू 10⁻17। चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻−19 और नीचे आपका आ गया 60। पहले तो इन टेंस को सॉल्व कर लेते हैं। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो I हो जाएगा 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−2 अपॉन में 60। ठीक है, तो I आपका हो गया, आप इस पॉइंट को हटा के नीचे ले जा सकते हैं। 6 6 36 या आप 9.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज 96 इंटू 10⁻−2 अपॉन 6। आप ये 2 जीरो भी ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। ओके, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 6 1 जा 6 6 जा, तो दिस इज 16 इंटू 10⁻⁻4। इसको सिग्निफिकेंट बना लेते हैं, मतलब डेसिमल के इस तरफ एक डिजिट रखेंगे। तो I इज इक्वल टू 1.6 और ये हो जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है, जो कि है मिली। आपके पास ऑप्शंस है 1.6 और वो भी दो ऑप्शंस है आपके पास। एक मिली एम्पेयर है, एक माइक्रो एम्पेयर है। मिली मतलब 10 की पावर -3 और माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। तो हम ऑप्शन ए पे हैं, 1.6 मिली एम्पेयर्स। ठीक है बेटा, आगे और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, लेकिन नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम ओम्स लॉ, ग्राफिकल कन्वेंशन उसका एंड अबाउट द रेजिस्टर्स एंड रेजिस्टेंसेस पूछेंगे। आप इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से यहाँ बोर्ड पैटर्न पे इजिली कर सकते हैं। और साथ ही में जब भी मैं कुछ भी थियोरी वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ, जस्ट गो थ्रू दैट थियोरी एंड उस पर जितना भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब तक कि मैं प्रैक्टिस सेशन पे नहीं आती हूँ और फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराती हूँ। थैंक यू सो मच।